मोदी जी महंगाई आप कैसे दूर करेंगे? बैठक पर बैठक, बैठक पर बैठक, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा। बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज का दिन यह सवाल और भी महत्वपूर्ण बन जाता है और आज के ही दिन यह सवाल भी पूछा जा रहा है क्योंकि 1 महीना पूरा हो चुका है और इसीलिए ब्लॉग लिखकर खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने यह बताया है कि मुझे तो 1 महीने का हनीमून पीरियड भी नहीं मिला, ना मुझे ना मेरी सरकार को। इस सरकार के मंत्रियों ने, इस सरकार में साथ में काम करने वाले नौकरशाहों ने, सबने मिलकर, हर सरकार के पास मीडिया के मुताबिक एक हनीमून पीरियड होता है। पिछली सरकारों के पास ये सुविधा थी और उनका हनीमून पीरियड 100 दिन तक का था, लेकिन जाहिर तौर पर मेरे पास ये सुविधा नहीं थी। 100 दिन छोड़िए, मुझ पर 100 घंटे के अंदर ही कई आरोप लगने लगे। लेकिन जब राष्ट्रपति के राष्ट्रहित के लिए काम करते वक्त ऐसी तमाम बातें मायने नहीं रखती हैं। नरेंद्र मोदी को भी उन उम्मीदों का एहसास है जो उनसे देश ने इस वक्त बांध रखी हैं और इसीलिए ब्लॉग के जरिए अपना पक्ष रखते हुए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग में लिखा है कि मीडिया के नजरिए से पहले तमाम सरकारों को 100 दिन का एक हनीमून पीरियड मिलता था, लेकिन मुझे तो 100 घंटे भी आराम से नहीं मिले। तो नरेंद्र मोदी को भी एहसास है कि 1 महीना पूरा हो गया है और इस 1 महीने में ही महंगाई के मुद्दे पर कम से कम जो तलवार लटक रही है उस पर जनता चाहती है जवाब। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर है साफ और वो तस्वीर ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी में एक प्रश्न ये भी है, जी हाँ, महंगाई कैसे कम करेंगे मोदी जी? क्योंकि एक के बाद एक बैठकों का दौर चलता रहा है, लेकिन देश इंतजार कर रहा है, राह लगाए बैठा है कि कब पता चले कि ये कदम सरकार उठा रही है, थोड़ी सी आसानी उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मिल जाए। मीटिंग, मीटिंग और मीटिंग। मोदी, महंगाई और मीटिंग, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन सुर्खियां बटोर लेते हैं। आज मोदी सरकार की महंगाई पर 5वीं बड़ी मीटिंग हुई और फिर से प्रेजेंटेशन दिए गए। 2 घंटे चली बैठक में पीएम मोदी के अलावा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान, जल संसाधन मंत्री उमा भारती, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह शामिल थे। मीटिंग का मुख्य मुद्दा महंगाई और मॉनसून था। कृषि मंत्री ने बताया कि देश में 7 जुलाई तक अल नीनो का प्रकोप हल्का हो जाएगा और उसके बाद मॉनसून जोर पकड़ेगा, लेकिन मॉनसून लेट है, इसीलिए 500 जिलों पर आपात योजना तैयार है। साथ ही बीज और खाद पर सब्सिडी जारी रहेगी। देश का आलू विदेश न जाए, इसलिए विदेश जाने वाले आलू के दाम को बढ़ाकर $450 प्रति टन कर दिया गया। महंगाई रोकने के लिए स्पेशल अदालत बनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजने पर भी फैसला हुआ और राज्य सरकारों को 1 साल के अंदर भोजन सुरक्षा कानून लागू करने को भी कहा गया। और आज हमने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके उनसे आग्रह किया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है योजना है और राज्य सरकार जितना ही इसको तेजी से लागू करेगी उतना ही क्या कहते हैं कि उनको फायदा जो है होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सब से महंगाई रुकेगी? क्योंकि चीनी के दाम कम करने की जो कोशिश हुई उससे चीनी के दाम 2 रुपए और बढ़ गए। वैसे भी महंगाई रोकने के लिए मोदी भले ही 100 कदम उठा ले, लेकिन उनका एक कदम माल भाड़े का किराया बढ़ाना अकेले सब पर भारी है। दूसरी तरफ तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देर सवेर भारत को महंगा तेल खरीदना ही पड़ेगा। खराब मानसून का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या मीटिंग करके क्या मोदी सरकार महंगाई रोकने का मैजिक कर पाएगी? दिल्ली से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। यही सवाल हम पूछेंगे अपने खास मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजय गोयल जी, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी जी कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी जो कि फूड एनालिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय गोयल जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए मेरा सवाल आपसे सीधा और वो ये, 21 जून 2014, 18 जून 2014, 17 जून 2014 और 13 जून, इन 4 तारीखों पर बैठक हो गई और आज की तारीख मिला लीजिए, 5 बैठकों का दौर। इन मीटिंग्स में हो क्या रहा है?
क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि कदम क्या उठाए जा रहे हैं उस पर कुछ पता नहीं चल पाता। मीटिंग्स की जरूर बात आ जाती है। क्या रास्ता निकालने के लिए सरकार को समय देंगे आप? क्या सरकार जिस दिन आई है उससे अगर 3 दिन के अंदर अगर आप उससे पूछने लग जाएंगे कि रास्ता क्या है, तो क्या सरकार बता सकेगी? क्या 67 साल और क्या पिछले 10 साल के अंदर जो कुशासन हुआ है, जिसके अंदर अर्थव्यवस्था बैठ गई है, जिसमें महंगाई आसमान पे पहुंच गई है, उसमें सरकार को आप फैसले नहीं लेने देंगे जी? और क्या उन फैसले लेने के लिए किसी भी आपात से जूझने के लिए क्या बैठकें जरूरी नहीं है? और उस बैठकों को करने का मतलब ही है, पहले तो सरकार बैठकें ही नहीं करती थी, मीटिंग ही नहीं करती थी, फैसले ही नहीं लेती थी। अब एक सरकार फैसले लेने वाली आई है, उसको आप 100 दिन देने को तैयार नहीं है, उसको आप 1 साल देने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि आओ और अगले दिन महंगाई दूर कर दो, तो भाई पिछला जो कूड़ा साफ करना है उसमें समय नहीं लेगा। अगर आप अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए 2% भी किसी चीज के दाम बढ़ा देते हैं तो सब लोग पीछे पड़ते हैं कि भाई दाम कैसे बढ़ा दिया आपने। तो भाई इस सरकार को मौका दीजिए, धीरे धीरे चीजें सब ठीक होंगी। आप ही तो अपने टेलीविजन पर सारा प्लान दिखा रहे हैं कि भाई जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कि भाई खाद्य गोदामों के अंदर सीसीटीवी कैमरेज लगेंगे। तो सरकार छोटा और बड़ा कदम उठाकर कोशिश कर रही है। आप ही स्वयं ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है मानसून अच्छी ना हो, मानसून नहीं हो तो भाई उसके कारण महंगाई बढ़ सकती है। आप ही कह रहे हैं कि भाई जो तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ सकते हैं उसके कारण बढ़ सकती है। 2 चीजें हैं, एक चीज जो हमारे बस में है और एक चीज जो हमारे बस में नहीं है। मानसून हमारे बस के अंदर नहीं है, फिर भी सरकार जो है बैठकर विचार कर रही है। इसके लिए एक्सपर्ट्स बैठे हैं। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है। 24 आवर्स वो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है विजय जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहती हूँ, चाहूंगी संक्षिप्त जवाब दें क्योंकि अन्य लोगों के पास जाएंगे। ये जो सारी बातें आपने अभी समझाई, ये तो चुनावों से पहले भी पता होगा कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, जिस पर हमारा काबू नहीं रहता। जमाखोरी इस देश के इतिहास का और वर्तमान का एक सच है, ये भी पता होगा। ये इंटरिम पीरियड जो है उसके लिए लोग कैसे तैयार रहें? और ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार ने फैसले नहीं लिए हैं, आपकी सरकार ने फैसले लिए हैं। क्या फैसला लिया? 14.2% रेल किरायों में इजाफा, माल भाड़े में 6.5%। फैसले आप ले रहे हैं, लेकिन वो भी गर्दन की ही तरफ बढ़ रहे हैं। जी एक बात बताइए ना, कि आप कह रहे हैं कि भाई ये चीजें हमको पहले नहीं पता थी। पहले पता थी, इसीलिए मोदी जी ने पहले दिन ये कहा था कि मेरे से 100 दिन का हिसाब मत मांगना, आप 100 दिन के अंदर नहीं ठीक कर सकता मैं, मुझे थोड़ा सा समय देना आप। उन्होंने मनमोहन सिंह जी की तरह ये वायदा नहीं किया था। और जनता भी इन बातों को समझती है कि एक नई सरकार आई। हाँ, पिछली सरकार होती तो भाई आपको 10 साल दिए, आपने ठीक नहीं किया, किंतु जो एक नई सरकार आई है आप उसका 30 दिन के अंदर अवलोकन करना चाहते हैं। आप चाहते तो 3 दिन बाद ही अवलोकन कर लेते कि जी महंगाई ठीक नहीं हुई है। विजय जी, कितने दिन? मेरा ये कहना है। विजय जी आप भी बता दीजिए कितने दिन, फिर हम सवाल उसके बाद आपसे पूछेंगे। आप भी बताइए कितना? 1 साल भर, 365 दिन, 1 साल भर, 365 दिन जी। ठीक है, 1 महीना 30 दिन निकल गए तो 335 दिन बचे हैं। क्योंकि आपको शायद पता नहीं चलता, लेकिन जो इंतजार करता है महंगाई घटने का, उस पर एक एक दिन बहुत भारी बीतता है। सीधे रुक करते हैं। हाँ, मैं भी इंतजार करता हूँ। ठीक है, सब इंतजार करते हैं, पर मैं तो आम जनता से पूछता हूँ। हाँ। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार को मौका देना चाहिए, सरकार को समय देना चाहिए। सिर्फ मीडिया और ऑपोजिशन लीडर्स थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो जनता तो समय देने को तैयार है। राशिद अल्वी जी जी, उनका कहना है कि मीडिया और विपक्ष पीछे पड़ा है सरकार के, जनता उनके साथ है और उनके लिए धीरज धरने को तैयार है। देखिए, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है सरकार चलाने का और उन्हें समय बिल्कुल मिलना चाहिए। हम समय देने को तैयार हैं। 30 दिन उनके पूरे हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं है कि 30 दिन का वक्त कम है या ज्यादा है। बड़ा सवाल ये है कि 30 दिन के अंदर जो कदम आपने उठाए हैं, क्या इन कदम उठाने से महंगाई कम हो सकती है? क्या आप उस दिशा की तरफ जा रहे हैं जो महंगाई को कम करेंगे? आपने डीजल की कीमत बढ़ाई, हम बढ़ाते थे तो आप सड़कों पर उतर आते थे। आपने वही काम किया है। आपने रेल का भाड़ा बढ़ा दिया। आम आदमी कितना परेशान होगा, 14% आपने बढ़ा दिया। और आपने भाड़ा बढ़ा दिया 6-6.5%। अब इनसे आप पूछिए, अगर गुड्स ट्रेन का भाड़ा बढ़ेगा तो कोयले का भाड़ा बढ़ेगा,
पेट्रोल पे भी असर पड़ेगा, डीजल पे भी असर पड़ेगा, बिजली पर भी असर पड़ेगा। तो आप महंगाई को कम कैसे करेंगे? हम समय दे रहे हैं आपको, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपका हिसाब किताब हम 1 महीने में करेंगे। आपको 1 साल चाहिए, हम 1 साल के बाद ही आपसे बात करेंगे। लेकिन बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं, आप उस दिशा में नहीं जा रहे जिस दिशा में महंगाई कम हो सकती है। आप तो उल्टी उस दिशा में जा रहे हैं जहां महंगाई बढ़ेगी, घटने का सवाल नहीं उठता है। आपने हर वो कदम उठाया है और आप देश के लोगों को धोखा देना चाहते हैं। अभी आपने कहा कि गैस की कीमतें 3 महीने तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। क्यों भाई, 3 महीने में क्या बात हो जाएगी? महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हो चुका होगा, उसके बाद आप बढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि देश के लोग बेवकूफ हैं, आपकी बातों को समझते हैं, वो सबकी बातों को समझते हैं। अभी जो हालात हैं, आप उन हालात में महंगाई कम नहीं कर सकते। हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं कि खुदा करे महंगाई कम हो जाए। महंगाई कैसे कम करेंगे मोदी जी? अब देवेंद्र जी के पास जाने से पहले विजय गोयल जी, मैं चाहती हूं एक बार आप इसका जवाब दें। जो दिशा दिख रही है वो जरा परेशान करती है। विजय जी। नहीं, मैं राशिद अल्वी जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप 25,000 करोड़ का घाटा रेलवे में छोड़कर गए हैं, तो उस चीज को, व्यवस्था को हम ठीक कैसे करेंगे? अगर फिजिकल डेफिसिट ठीक नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी, अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा जी? किसी भी सरकार के लिए और नई सरकार के लिए भी ये तो बड़ा आसान है कि हम सब्सिडी दे देते, हम किराया नहीं बढ़ाते, हम लोगों की वाहवाही लूट लेते। मुश्किल तो ये था कि भाई लोगों को ये समझाना कि भाई तुमको अगर मॉडर्नाइजेशन चाहिए, तुमको सुविधाएं चाहिए, अगर तुम्हारे को रेलवे के अंदर सिग्नलिंग और ज़्यादा इंप्रूव चाहिए, अगर आपको बुलेट ट्रेन चाहिए, अगर आपको ये चाहिए, तो भाई थोड़ा समय देना पड़ेगा और थोड़ा सा सहन भी करना पड़ेगा। तो ये कह देना तो इनके लिए बहुत आसान है। और जिस तरह की अर्थव्यवस्था ये छोड़कर गए हैं, 25,000 करोड़ का 2012-13 के अंदर घाटा है, कैसे पूरा करेंगे ये और बता दीजिए। देश कैसे चलेगा ये बता दीजिए जी। मोदी जी को कोई शौक नहीं था कि अपने ऊपर इस बात का ब्लेम लेते कि वे आए और रेलवे के किराए बढ़ गए, किंतु ये हार्ड डिसीजन लेने हर सरकार का बस का नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपने शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनानी है या लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। अगर आपको शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनानी है तब तो आप सब्सिडीज बांट दीजिए, मनरेगा कर दीजिए, 60,000 करोड़ के किसानों के माफ कर दीजिए, उनके वोट बटोर लीजिए। किंतु अगर आपको लॉन्ग टर्म बनानी है तो शुरू के अंदर कड़े कदम उठाने के बाद लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे दिन आएंगे, इस बात का भरोसा रखिए। ठीक है देवेंद्र जी, ये लोकप्रिय, लोक लुभावन, पॉपुलिस्ट मेजर्स से हटकर इस तरह के फैसले लेना ठीक है? दिशा ठीक दिखती है? देखिए, पॉपुलिस्ट मेजर्स को देखना ये बाद में उसको करते हैं, लेकिन पहले जो रियलिटी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ये है कि पिछले 3-4 दिन मेरठ के जिले में किसी सड़क पर किसानों ने भिंडियां जो है डंप कर दी, क्योंकि भिंडी का दाम उनको 2 रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिल रहा है। वहां पर हरी मिर्च के जो दाम है 1 से 2 रुपए है। कटाई के लिए जो लोग चाहिए तो पिकअप करने के लिए उसको हरी मिर्च के लिए वो लोग वहीं पर उसको किसानों को बांट रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मार्केट नहीं है। देखें आप, बैंगन का हाल भी यही है। उसके अलावा पंजाब में है तो टमाटर 2 रुपए किलो पे बिक रहा है किसानों के पास, और मार्केट में 20 रुपए से ज्यादा है। यहां पर भिंडी दिल्ली में 30 रुपए है। अब मुझे बताइए, ये जो सिचुएशन है कि महंगाई शहर में बढ़ रही है और गांव में ये हालत है कि किसान अपने प्रोड्यूस को डंप कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं प्रोडक्शन की कहीं कमी नहीं थी। जो डिस्टॉर्शन है उसको हमें चेक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए होंगे ये हमें देखना है, और मेरा मानना है कि शायद सरकार इस पर फोकस करे, क्योंकि ये रियलिटी शायद बाहर नहीं आई होंगी। दूसरी बात एक और है कि महंगाई का सारा जो बोझ है वो किसानों पे क्यों लादा जा रहा है? अब देखिए, 1350 रुपए, आज 50 रुपए सरकार ने प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाया है पैडी का, राइस का। अब राइस में 50 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 50 पैसे प्रति किलो दाम बढ़ाया आपने। महंगाई भत्ता देते समय किसी को वो नहीं आता कि सब इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हर डीए जो है वो बेसिक पे में मर्ज हो रहा है सरकारी मुलाजमों का, लेकिन सारा जो बोझ है महंगाई का वो किसानों के ऊपर लाता जा रहा है। 60% जो जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है देश की, वो उस बोझ के नीचे क्यों दब रही है, जो कि इसके लिए कि
पे सेक्रीफाइस करें वो कि शहर के लोग जो है उनको महंगाई ना भुगतनी पड़े। तो महंगाई का उनको जो दिया जा रहा है, अब एक और साथ में रिकमेंडेशन कर दी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो प्रोक्योरमेंट के ऊपर बोनस नहीं दे सकती। अगर बोनस देंगी तो सरकार जो है वो एमएसपी उनका जो प्रोसेस उसमें नहीं लाएगी। अब बताइए अगर मध्य प्रदेश ने 150 रुपए बोनस दिया था, जिससे आज पैदावार गेहूं की इतनी बढ़ गई है कि वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं, उसमें क्या गलत था? किसानों को दाम नहीं मिलने चाहिए? क्या सिर्फ शहरों का ही ख्याल करना है हमें? तो ये हमें आज बैलेंस मेंटेन करना है कि हम सारा का सारा बोझ हम किसानों के सिर पे क्यों लद रहे हैं, क्यों उस पर डाल रहे हैं, ये कह के कि हमें महंगाई कम करनी है। मुझे लगता है कि ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसपे शायद हम लोग एक अटेंशन ड्रॉ करें सरकार की और देश की भी, कि ये शहरों लोगों के लिए सस्ते के लिए गरीब आदमी को नहीं पनिश किया जा सकता। कृषि प्रधान देश से आज क्या हालत है किसान की, इस पर भी जिक्र करेंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे। एक महीना बीता है और सवाल मजबूत हुआ है, और वो सवाल ये कि आखिर रोड मैप क्या है, रणनीति क्या है, क्या महंगाई खत्म होगी मोदी जी? ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। हालांकि विजय गोयल जी ये कहते हैं कि जनता उनके साथ है, और इसीलिए राशिद अल्वी साहब आपके पास उन्हीं का सवाल लेकर मैं पहुंचना चाहती हूं। और वो सवाल ये है कि आज नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में भी लिखा है कि तमाम सरकारों को हनीमून पीरियड मिला है, विपक्ष की तरफ से, मीडिया की तरफ से, लेकिन मुझे तो 100 घंटे नहीं मिले, 100 घंटे भी नसीब नहीं हुए राहत के। मैं तो पहले दिन से काम में लग गया हूं मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ, और कोशिश ये कर रहा हूं कि जो पुराने गड्ढे उनको भरकर एक नया रास्ता निकाला जाए। सही है, लोक लुभावन फैसले लेना आसान है, लेकिन अर्थव्यवस्था की सेहत बेहतर करने के लिए सख्त फैसलों की जरूरत पड़ती है। ऐसा अगर मुझे सही याद आ रहा है तो आप भी जब सत्ता में थे तो समझाते थे। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, सरकार में आने के बाद कोई हनीमून नहीं होता है। सरकार हनीमून मनाने के लिए नहीं मनाई जाती, सरकार बनाई जाती है, सत्ता हासिल की जाती है देश और देश की जनता की सेवा करने के लिए। सत्ता भोगने के लिए नहीं होती है, सत्ता प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए होती है। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं अगर कोई भी प्रधानमंत्री ये कहे कि मुझे हनीमून का समय नहीं मिला है। रहा सवाल सख्त कदम उठाने का, देश के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप अपनी मर्जी से सरकार चलाइए। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि आपने जो वादे किए थे इलेक्शन में, उन वादों का क्या हुआ? हम 1 महीने में आपका कोई हिसाब किताब नहीं ले रहे, लेकिन ये तो आपने कहा था सरकार बनाते ही अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। उन अच्छे दिनों की परिभाषा पूरा देश जानना चाहता है। और अगर आपको यही कहना है यूपीए की सरकार ने ये किया, डेफिसिट था बजट के अंदर, उसे पूरा करना है, तो बहुत माफी के साथ कहूंगा, जो आदमी, जो कौम पीछे की तरफ मुड़ के देखती है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे की तरफ ही देखेगी और उसी को क्रिटिसाइज करती रहेगी तो माफ कीजिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते, देश को आगे नहीं ले जा सकते। अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कीजिए, देश के लोगों को सुख दीजिए। इस देश के अंदर मेरे पास नए आंकड़े नहीं है, लेकिन अब से 1-1.5 साल पहले 3 करोड़ 40 लाख लोग इनकम टैक्स देते थे, आज 5 करोड़ देते होंगे। 125 करोड़ लोगों में 5 करोड़ लोग सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं। 120 करोड़ आदमी इस देश के अंदर सुबह शाम रोटी की लड़ाई लड़ता है। अगर आप सब्सिडी खत्म कर देंगे इस देश के अंदर, आप बहुत बड़ा मुसीबत ले आएंगे। लेकिन ये फैसला आपका है, आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपकी अच्छे दिनों की परिभाषा क्या है, या यही परिभाषा है कि महंगाई करेंगे, सब्सिडी खत्म करेंगे, रेलवे का किराया बढ़ाएंगे, डीजल की कीमत बढ़ाएंगे। अगर यही अच्छे दिनों की परिभाषा है तो इलेक्शन के दरमियान आपको ये परिभाषा बतानी चाहिए थी देश के लोगों को। जी ठीक है विजय गोयल जी, सीधा सवाल है और सीधा आरोप है उनकी तरफ से, इसका जवाब दीजिए। और सत्ता में कोई हनीमून नाम की चीज नहीं होती, सत्ता संकट का पर्याय है। इस समय 10 साल पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, उस समय अगर मैं 30 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगता कि आपने महंगाई का क्या किया, तो मनमोहन सिंह जी यही जवाब देते जो अभी हम कह रहे हैं कि भाई 30 दिन नहीं, समय दीजिए। इसलिए उन्होंने 100 दिन का समय मांगा था महंगाई कम करने के लिए। हनीमून पीरियड का मतलब ये नहीं होता कोई मजे करता है, हनीमून पीरियड का मतलब ये होता है
कि भाई आपको जो अपना एक्शन प्लान करना है उस एक्शन प्लान को करिए, हम आपको समय दे रहे हैं और उस समय के बीच के अंदर हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किंतु यहां तो ये लोग जनता के मैंडेट के बाद अगले दिन से पूछ रहे हैं, क्या ये एक भी भाषण मोदी जी का दिखा सकते हैं जिनमें उन्होंने ये कहा हो कि मैं 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा या 2 दिन के अंदर महंगाई कम कर दूंगा। उन्होंने कहा आपने मुझे 60 महीने के लिए चुना है, उनको 50 साल दिए थे, मुझे 5 साल दीजिए, मैं देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करके दिखा दूंगा। दूसरी बात ये कहते हैं, मैसेज क्या है? मैसेज ये, आप सरकारी दफ्तरों में जाओ, लोग अब टाइम से बैठे हुए मिलते हैं। मैसेज ये है कि सरकारी दफ्तरों में जाओ, आपको वहां दिखेंगे कि 1.5 लाख से ज्यादा फाइलों की सफाई हो चुकी है जो धूले खा रही थी। मैसेज ये है कि जब जाओगे तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। मैसेज ये है कि 40,000 करोड़ की सड़कों के प्रोजेक्ट पास हो गए हैं। मैसेज ये है कि पर्यावरण के कारण जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है। मैसेज ये है कि भ्रष्टाचार के कारण जो काले धन पर एसआईटी बनानी थी जो इनकी सरकार ने नहीं बनाई, वो एसआईटी तुरंत बना दी गई। मैसेज ये है कि जो हमने स्विस बैंकों से काले धन के नाम मांगे थे वो नाम हमको मिलने वाले हैं, हमने उसके लिए पत्र लिखा है। तो एक नहीं, इस सरकार ने 30 दिन में जितने कदम उठाए हैं उससे जनता तो ये समझ रही है कि भाई ये सरकार काम करने वाली है। 24/7 देश का पहला प्रधानमंत्री है जो 24/7 काम कर रहा है, जिसने मैसेज दिए हैं कि भाई कोई भी मंत्री अपने निजी स्टाफ के अंदर अपने किसी रिश्तेदार को नहीं रखेगा, सब मंत्रियों को अपनी एसेट्स डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। तो भाई जनता समय देने को तैयार है और ये ऑपोजिशन पार्टी को इतनी ज्यादा जल्दी हो गई है कि इनको देश की चिंता नहीं है। ये हमको डरा रहे हैं कि हम कड़े फैसले ना ले सकें, तो भाई हम भी इनकी तरह सब्सिडियां देना शुरू कर देते हैं, देश के खजाने को लुटा देते हैं। कुछ दिनों के बाद रुपया उसी पे पहुंच जाएगा जिस हालत के अंदर इनके समय के अंदर पहुंचा था। तो अब इन्वेस्टर आ रहा है, सबसे बड़ा मैसेज ये है, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर आनी शुरू हो गई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो घर का हो, उसको ये कॉन्फिडेंस जमा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो ठीक चलेगी। ठीक है देवेंद्र जी, मुझे पता है आपका सवाल बीच में खो गया, एक बार फिर से कोशिश करूंगी मैं। ये जो समर्थन मूल्य को लेकर आपने कहा है और किसान की जो अनदेखी हो रही है देश में, वो भी मूलतः सवाल है, लेकिन महंगाई को लेकर जो मिडिल क्लास की अभी चिंता है, और जैसा कि राशिद जी ने शुरू में भी कहा था कि मुश्किल है अभी इस वक्त पर होना, और विजय जी भी कह रहे हैं कुछ कड़े फैसले लेने का ये वक्त है। कुल मिलाकर आम आदमी के लिए जरा बता दीजिए, समझा दीजिए, अर्थव्यवस्था जिस तरह से जा रही है और जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं वो बीच में कहां खड़ा दिखता है? महंगाई से निजात मिलती दिखती है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने सत्ता उस समय संभाली है जबकि डिफिकल्ट टाइम्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जानते हैं कि मानसून जो है डेफिसिट होने जा रहा है और उसका जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। महंगाई जो बढ़ाई जा रही है, क्योंकि बढ़ती नहीं है, मुझे लगता नहीं कोई कारण है इसमें महंगाई बढ़े, लेकिन इस समय सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स या जो आप कहते हैं ट्रेड जो एक्सप्लॉइट करती है उसके कारण हो रहा है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन वो ये है कि बिटर पिल जो इसकी हम बात करते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि करने की जरूरत है, क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कोई एक्साइटमेंट आए। लेकिन सच्चाई है कि बिटर पिल जो है वो सिर्फ आम आदमी को नहीं वो एडमिनिस्टर करना है, वो उनको भी करना है जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन हम कहीं देख रहे हैं कि वो बिटर पिल सिर्फ आम आदमी को ही फेस करना पड़ रहा है। अगर किराए बढ़े हैं, अगर वो क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन आनी है, तो बुलेट ट्रेन का जो खर्चा है वो आदमी क्यों दे जो साधारण ट्रेन में सफर कर सकता है? व्हाई नॉट दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे दैट, उनको आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें इसको डिस्टॉर्शन को बराबर करने की जरूरत है। आई एंड यू विल नॉट बी यूजिंग बुलेट ट्रेन जिनको यूज करनी है उनसे लीजिए पैसा। और मैं एक बात कहूंगा आपसे अंजना जी, 56 अभी एक स्टडी आई है कि 56 लोग ऐसे हैं भारत में, सिर्फ मात्र 56 लोग, जिनकी जो वेल्थ है इट इज इक्वल टू 60 करोड़ लोगों की वेल्थ के बराबर है। अगर ये हालत, तो 56 करोड़ लोगों से लीजिए ना पैसे बुलेट ट्रेन के लिए। ये 60 करोड़ लोगों को क्यों हम अपना बोझ डाल रहे हैं उसके ऊपर? ये इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर यूपीए की हम कंटिन्यू करेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नहीं आएगी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले दिनों में मोदी जी उस चेंज को लाने के लिए पिछली पॉलिसियों को हटाकर एक नया जो भारत बनाने का सपना देख रहे हैं वो कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सोच चल रही है कि साहब वही इकोनॉमिक थिंकिंग जो कुछ बहुत सारा अभी सिस्टम चलता है वो उसको पुश करता है, उससे हमें निकलने की जरूरत है। अब देखिए, पिछले 2 दिन में चीनी के दाम बढ़े हैं। चीनी के दाम क्यों बढ़े हैं? आपने एक पैकेज दिया है, स्टिमुलस पैकेज उस इंडस्ट्री को दिया है जहां मेरा मानना है कि वो बेसिकली इनएफिशिएंट इंडस्ट्री है। एक टन गन्ने से 40,000 करोड़ रुपए का इनको आउटपुट मिलना चाहिए, जिसमें चीनी भी है,
बगास भी है, मोलासिस भी है, अपना ये जो जिसकी हम बात करते हैं एथेनॉल, वो भी सब कुछ है, वो मिलना चाहिए। अगर इंडस्ट्री नहीं दे रही है तो लोगों पे क्यों बोझ डाला जा रहा है उसका? मैं कहता हूं 15% से ड्यूटी 40% जो की गई है वो गलत की गई है, बल्कि ड्यूटी उतनी रखनी चाहिए। लेट द इंडस्ट्री कम्पीट विद ग्लोबली। हम जब बात करते हैं इंडस्ट्री को भी सिखाना चाहिए कम्पीट करे ग्लोबली। मेरा यह मानना है कि वो चीनी के दाम जो बड़े हैं, बड़ा विचित्र सिचुएशन है कि आपने एक पैकेट दिया इंडस्ट्री को, उनको राहत दी, उसके बाद भी चीनी के भाव बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में कहीं ना कहीं हम उसको देखना पड़ेगा, दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि शायद मोदी जी इस बात को चिंतित होंगे और आने वाले दिनों में वो करना चाहेंगे। विजय गोयल जी, सीधा सवाल, और वो सवाल ये कि अमीर इंडिया और गरीब भारत के बीच की खाई आपने अनदेखी कर दी। आपने जब रेल किराए बढ़ाए, हर क्लास का बढ़ाया, ये कड़वी दवा क्या उस गरीब को भी पिलाने की जरूरत है जो एक रोटी के लिए तरस रहा है देश में, और एक बड़ी आबादी देश की जो इस वक्त जंग लड़ रही है गरीबी से? देखिए, मैं समझता हूं कि अलग अलग रेल के किरायों पे अलग अलग वो पड़ता है। सेकंड क्लास पे अलग है, फर्स्ट क्लास के ऊपर अलग है, उसी अनुपात मात्रा के अंदर वो जाता है। पर अभी आप देखिए 25,000 करोड़ का घाटा है। अभी भी आप समझिए कि इससे कुल मिला के 9,000 करोड़ ही मिलेंगे। पर जो रेलों के अंदर सुविधाएं मिलेंगी, जो सुरक्षा मिलेगी, तो मैं नहीं समझता किसी को वो चुभने वाली है जी। जहां तक देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी की कई बातों में बड़ा अच्छा दम है और उनको अच्छी तरह मालूम है अर्थशास्त्री होने के नाते कि अभी कुछ सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। अब इस समय चीनी के बारे में भी यही था कि भी फार्मर्स को पैसा नहीं मिल रहा था। कुछ देर पहले वो किसानों के हितों की बात कर रहे थे, तो फार्मर्स को पैसा दिलाने के लिए भी कई बार ये कदम उठाना पड़ता है कि भाई किसानों को उसका मूल्य मिले, उसका एक दूसरा इंपैक्ट आ जाएगा, वो एक अलग बात है। जहां तक ये बुलेट ट्रेन और दूसरी बात कह रहे हैं, उनके सुझाव बिल्कुल अच्छे हैं। बहुत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बहुत से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आपने कई कॉरिडोर्स बनाए हैं, जैसे कई आपने हाईवेज बनाए हैं जिन पे एंड यूज वाला ये है, वो भी मेथड्स कहीं जगह पर हो सकते हैं। पर देश को अगर तरक्की करनी है तो नई नई चीजें आएंगी, तो ये सरकार सपने देखती है और उसके बाद सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है। कम से कम ये सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार बैठ के कर रही है, ये सरकार चिंतित है, ये उससे नजर आता है। आप जो इशारा कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। महंगाई कैसे कम करेंगे ये हम पूछ रहे हैं मोदी जी से, लेकिन हमने आपसे पूछा आपको क्या लगता है महंगाई कम कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये देखिए एसएमएस पोल के जरिए जो जवाब आए हैं आज तक को। हल्ला बोल में आज का सवाल, क्या मोदी सरकार महंगाई कम कर पाएगी? हाँ बोलने वाले 84% और नहीं कहने वाले 16%। राशिद अलवी जी, ये सब्सिडी वाला जो रास्ता था और ये जो दोनों हाथ से लुटाने वाला रास्ता था, उसे नकार कर अगर सरकार सख्त फैसले ले रही है तो जनता साथ में है। इस दलील में दम दिखता है। कम से कम इस एसएमएस पोल के जरिए हम भी ये दावा नहीं कर सकते कि ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन एक संकेत जरूर इसके जरिए मिलते हैं राशिद अलवी जी कि जनता में विश्वास है कि महंगाई कम करेंगे नरेंद्र मोदी। देखिए, जहां तक सब्सिडी का ताल्लुक है, आइडियल सिचुएशन है कि देश के अंदर किसी तरीके की कोई सब्सिडी ना हो, देश अपने पांव पर खड़ा हो। ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी हेल्दी नेशन अगर अपने पांव पर खड़ा है तो उसे सब्सिडी की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक आंकड़ा दिया, ये पुराना आंकड़ा है, 3 करोड़ 40 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं और इसमें 5 लाख जिन लोगों की आमदनी है उनकी 2 करोड़ 76 लाख लोग हैं, यानी करीब करीब 48-50 लाख लोग सिर्फ ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5 लाख से ज्यादा। 1 मिनट अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। गरीब आदमी के लिए सब्सिडी जरूरी है, लेकिन अगर बीजेपी ये मानती है कि सब्सिडी जरूरी नहीं, तो मेरे भाई जब हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाते थे तो शोर क्यों मचाते थे? जब डीजल की कीमत बढ़ाते थे तो शोर क्यों मचाते थे? सब्सिडी अगर खत्म कर लेंगे तो डीजल की कीमत भी बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। तो आपने तो पूरे देश में कयामत बर्पा कर देते थे जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती थी। इस देश में 78%, 78% क्रूड ऑयल विदेशों से आता है और अब इराक के हालात खराब हैं और फर्क पड़ेगा। तो जब आप विपक्ष में हैं तो कोई दूसरी जबान बोलेंगे,
सत्ता आपके पास आएगी राशिद जी, तो कुछ और जबान बोलेंगे, ऐसा कैसे संभव है? जी बताइए। लेकिन ये इल्जाम तो राशिद जी दोनों ही पार्टियों पर है। आपने आदर्श स्थिति की बात की कि सब्सिडी बिल्कुल ना हो, देश में अपने पैरों पर खड़ा हो, लेकिन सबसे ज्यादा सब्सिडी कांग्रेस की सरकारों ने ही लगाया है। अब सवाल यही है कि जो सख्त फैसले की राह पर बीजेपी जाना चाह रही है, तो उससे क्या हासिल है? मैं चाहती हूं विजय गोयल जी जो तमाम बातें वो कह रहे हैं उसका आप जवाब भी दें, लेकिन इसमें भी सच है कि जब आप विपक्ष में थे और वो कुछ फैसले लेते थे तो आप दबाव बनाते थे। यानी स्टैंड हर मुद्दे पर वोट के हिसाब से कोई भी पार्टी तय करती है, सत्ता के बाहर है तो, सत्ता के अंदर है तो। नहीं अंजना जी, मैं ये समझता हूं कि ये बात सत्य नहीं है। उसका कारण क्या है कि किसी भी पार्टी के लिए अगर वो 10 साल के अंदर शासन है, उसके बाद तो उसको हिसाब देना जरूरी है ना जी। आप 10 साल के शासन का हिसाब को अगर आप 1 महीने के उससे मांगेंगे, वो तो ठीक नहीं है। ये 10 साल में चाहते तो सब्सिडियां खत्म हो सकती थी और लोगों को राहत मिल सकती थी जी। ये 10 साल में चाहते तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती थी। ये 10 साल में चाहते तो रुपया का अवमूल्यन इस तरह से नहीं होता। तो इसलिए इसको कंपेयर करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि साल भर के अंदर, पहले आप देखिए, पहली UPA 1 जो थी उसने कुछ काम किए होंगे, कुछ फैसले लिए होंगे, इसीलिए UPA 2 आई। पर UPA लेकिन कुल मिलाकर अब सबकी उम्मीदें एनडीए से है। वक्त की कमी है विजय गोयल जी, इसीलिए मुझे आपको काटना पड़ गया है। कुल मिलाकर अब तस्वीर यही है कि किसान रो रहा है, आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसकी प्लेट से हरियाली हवा हो गई है। अब तय करना है दिशा नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, और रास्ता खोजना पड़ेगा। वक्त और महीना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फैसले निर्णायक होंगे। आप देखते रहिए आज।